ये किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि वो बाहर से जाके एमबीबीएस करे। अभी इस टाइम पे मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सीपीआर में अगर आपने एक चीज भी फॉलो ना की, और इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना कि अगर आप उनमें से अगर आप एक चीज भी फॉलो नहीं करते ना, तो सीपीआर में आप फेल, यानी कि मैंडेटरी फेल आपका। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मेरे व्लॉग बनाने का मकसद कुछ और ही है। वैसे आपको पता है, नॉर्मली मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अपने साथ साथ लेके चलूँ जहाँ मैं कंट्रीज़ में मैं विज़िट करता हूँ। तो आज बेसिकली मैं कुछ इंफॉर्मेशन पर्पस के हवाले से ये व्लॉग बना रहा हूँ, और अपना एक्सपीरियंस मैं इसमें कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली टाइटल से जैसे आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा व्लॉग किस हवाले से होने वाला है। जैसे कि आप लोग, काफ़ी सारे लोग आप में से जानते हैं, मुझे बहुत करीब से जानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग शायद मुझे नहीं जानते। तो बेसिकली व्लॉग बनाने का मकसद और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि मैं, जैसे कि अभी इसी पिछले साल ही 2025 के जुलाई में मैं ग्रेजुएट हुआ था उज़्बेकिस्तान से, और मैंने वहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट किया। और 2019 में मैं जो है ना गया था बाहर डिग्री करने के लिए एमबीबीएस की। तो वो एक अलग टॉपिक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने जो पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हमारी है, पीएमडीसी जिसको कहते हैं, उसका एक एग्ज़ाम होता है जो कि हमें सारे एफएमजीज को देना पड़ता है, जो कि बाहर से एमबीबीएस या बीडीएस करते हैं। तो जैसा कि मैंने एमबीबीएस किया, तो उसके लिए वो आपको लाजमी एग्ज़ाम देना, जिसकी बेस पे आप यहाँ पे अब हाउस जॉब भी कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस, यानी कि आप पेशेंट्स को देख सकते हैं एज अ प्रैक्टिशनर के तौर पे। तो पहले ये होता था कि, जैसे कि आप काफ़ी सारे लोग आप में से जानते होंगे, पहले ये था कि आप पहले आते थे डिग्री लेके, आपकी अगर यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज है पीएमडीसी से, तो आपको वो एक पीआरएम इशू कर देते थे, जिसको हम प्रोविजनल लाइसेंस कहते थे। 1 साल उसकी वैलिडिटी होती थी, बेसिकली हाउस जॉब पर्पस के लिए होता था। तो अब उन्होंने इसी साल हमारी टाइम पे ही उन्होंने ये सारा कुछ चेंज कर दिया। पहले 2000 जब पीएमसी आई थी ना, उसने ये सब कुछ किया था कि आपको प्रोविजनल भी मिल जाता था, आप हाउस जॉब करो, आप टेस्ट दो, आपकी मर्जी होती थी। तो अब जैसे ही मतलब 2018-19 में जो लोग बाहर से डिग्री करके आते थे ना, तो उनके लिए ये था कि वो आते थे, पहले टेस्ट देते थे, 3 स्टेप का उस टाइम टेस्ट होता था। तो उसके बाद जाके ना वो एलिजिबल होते थे हाउस जॉब के लिए। लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि भाई आपको टेस्ट दोबारा उसी तरह से कि टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आप हाउस जॉब करोगे, हाउस जॉब करने के बाद आप एक एज अ परमानेंट लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके टेस्ट ऑलरेडी पास हैं। तो आपने सिर्फ एक हाउस जॉब करनी है, जिसके बाद आप एलिजिबल हो प्रैक्टिस करने के लिए पाकिस्तान में, आपको परमानेंट लाइसेंस इशू किया जाएगा पीएमडीसी की तरफ से। तो मैं आपको इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस व्लॉग में, कि कैसे मैंने स्टेप 1 एनआरई जिसको कहते हैं एग्ज़ाम को, एनआरई नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, जो कि पीएमडीसी कंडक्ट करती है फॉर एफएमजीज, तो वो मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, एनआरई स्टेप 1 एंड एनआरई स्टेप 2। तो जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस हवाले से जानते होंगे कि एनआरई स्टेप 1 जो है ना, बेसिकली एक एमसीक्यूज पैटर्न का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, और उसमें पीएमडीसी की तरफ से पासिंग परसेंटेज है 120 की, यानी कि 60% आपने हर सूरत में लेने हैं, जो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे स्टेप 2 के लिए। तो मतलब उसमें स्टेप 1 में यह है कि आपकी अपनी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका जो आपने टाइम गुजारा है अब्रॉड में, जो आपने मतलब 5-6 साल आपने गुजारे हैं वहाँ पे, जो आपने पढ़ा है वो आपके काम आएगा। तो उसमें कुछ बुक्स हैं, वो अगर आप मेरे से मतलब आप जानना चाहते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और अगर टाइम कम है तो कैसे करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, तो मैं आपको इस हवाले से गाइड कर दूंगा। बेसिकली उसमें ये होता है कि अब वैसे तो अगर आप बाहर गए हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से एक चैनल के थ्रू जो है ना, आपका जो स्टेप होता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस तरीके से आप स्टडी करें। लेकिन वहाँ जैसे कि आप काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे मुश्किलात हैं बाहर में, डिग्री करना बहुत आसान नहीं है बाहर, बहुत सारा एग्जामिनेशन सिस्टम। मैं इस ब्लॉग में ना खुल के बात करना चाहता हूँ, सीधी बात है, मैं कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, किसी को मैं मैं बाहर से खुद डिग्री करके आया हूँ, लेकिन मैं ये किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि वो बाहर से जाके एमबीबीएस करे। अभी इस टाइम पे मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि बाहर बहुत डिफरेंस है पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम में और बाहर के मेडिकल सिस्टम में, यानी कि मेडिकल एजुकेशन में भी और मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बहुत डिफरेंस है। तो उसकी ये रीज़न है कि
वहाँ पे बहुत अजीब सा सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे स्टूडेंट को प्रेशर नहीं होता, ठीक सीधी सी बात है, मैं इसमें खुल के बातें करूँगा सारी। उसमें प्रेशर नहीं होता स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट लाइट स्लाइट सा फील करता है, अगर वो नहीं भी पढ़ता ना, मैं आपको यहाँ तक एक लाइन कहने वाला हूँ कि अगर वो नहीं भी पढ़ता ना, वहाँ पे वो पास हो सकता है, ठीक है। पैसे दिए बगैर हो सकता है, यानी कि आप समझ रहे होंगे शायद पैसे दे के वो पास हो जाता है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ये सिस्टम है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। मतलब अगर आप खुद अपने साथ सिंसेयर हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन जो उनका सिस्टम है एजुकेशन का, वो बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही, मैं उसको कहूँगा उनके लिहाज से तो ठीक है, क्योंकि वो लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अगर उज़्बेकिस्तान है तो वहाँ पे दो लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाती है, एमबीबीएस या बीडीएस। इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश तो हमें पढ़ाई जाती थी, रशियन में पढ़ाई जाती है और उज़्बेक में पढ़ाई जाती है। तो उनके लिए वो सिस्टम बहुत बेहतर है, यानी कि उनके लिए परफेक्ट सिस्टम है वो, क्योंकि उनको हर चीज़ का पता है। उन्होंने अपनी ज़बान में क्लिनिकल वर्क करना है, उन्होंने अपनी ज़बान में एग्ज़ाम देने हैं, उन्होंने अपनी ज़बान में जो है प्रोफेसर के साथ सारा कुछ करना है, और वाइवास वगैरह और हर चीज़ देनी है, ठीक है, और एग्ज़ाम देना है। तो बेसिकली एग्ज़ाम सिस्टम वहाँ सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो जो है ना बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। वहाँ पे सबके लिए, वहाँ पे बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा टच देता जाऊँगा एग्ज़ाम सिस्टम कैसा है वहाँ पे। एग्ज़ाम सिस्टम यूँ है कि वहाँ पे कोई यूएचएस नहीं है, वहाँ पे कोई पीएमडीसी नहीं है, वहाँ पे कोई जो है ना नम्स नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है इस तरह का, ठीक है। वहाँ पे जो भी सोल रिस्पॉन्सिबल है ना, वो आपका टीचर है, यानी आपका प्रोफेसर है। उसने अगर आपको पास कर दिया तो आप पास हैं, अगर उसने आपको ना भी किया तो आप फिर भी पास हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको पता होगा 3 4 5 नंबर वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। जिसके 5 नंबर है वो बहुत अच्छा है, जिसके 4 है वो दरमियान है, जिसके 3 है वो पास हो गया बस, ठीक है। जिसके 2.5 है वो भी पास है, ठीक है, 2.5 को भी 3 में काउंट करते हैं वो लोग। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वहाँ पे मुझे पता है वहाँ पे रहना आसान नहीं है, वहाँ पे पढ़ना मुश्किल है, और वहाँ पे जो है ना सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान से हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, आपको यहाँ तक कि आपके अपने जो है ना खाना पीना सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। और उसके साथ आपको पता है वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा जो है ना, वेदर कैसा है सबको पता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और काफ़ी जगहों पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे और ज़्यादा है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अगर आप एनआरई वन फर्स्ट स्टेप जो है ना, अगर आप पास करना चाहते हैं, और आप एफएमजी हैं, मतलब आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए कुछ ये है कि कुछ मैं आपको गाइड उस हवाले से करना चाहता हूँ। मुझे मुझे पता है मेरी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और लोग हर चीज़ जानते हैं। लेकिन मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करना चाह रहा हूँ, और इसमें कोई मेरा मकसद नहीं है किसी को टॉन्ट करना या किसी को इस तरीके से वो करना। तो अब ये है कि कुछ उसके लिए बुक्स हैं, अगर आप सपोज आपके पास टाइम कम है अब, ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अगर आप फिफ्थ ईयर में हैं, अगर आप फोर्थ ईयर में हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो हर ईयर के हिसाब से ना एक डिफरेंट पैटर्न है एनआरई स्टेप वन के लिए। तो बेसिकली एनआरई स्टेप वन, अगर आप सपोज लास्ट ईयर में हैं या फिफ्थ ईयर में हैं, तो अगर आपने अभी तक किसी चीज़ को टच नहीं किया, यानी कि बेसिक्स में आप अभी तक आपकी क्लियर नहीं है, आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, फार्माकोलॉजी आपको अभी तक नहीं आती, आपने नहीं टच किया अभी उनको, तो अब आपको टच करने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि वो बहुत लेंथी होता है, वो बेसिकली है ही 3 सालों के लिए। पहले 3 साल जो है ना वो आपके उन चीज़ों के लिए, पैथोलॉजी हो गई, अपना फार्मा होगी, फिजियो, बायोकेम और अनाटमी हो गई, तो ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए है। तो मैं अब बेसिकली अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर आप सपोज फाइनल ईयर में पहुँच गए हैं या फोर्थ ईयर में आ गए हैं, तो उसमें ये है कि आपको फिर अब टाइम कम है आपके पास, और आपने अब ज़ाहिर है तैयारी भी करनी है, आपको ये भी है कि आपने एनआरई स्टेप वन भी पास करना है पाकिस्तान में आके। और आपको जैसे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि इस बार रिज़ल्ट किस तरह से आया, और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे और कितने पास हुए हैं। 18 या 20% के करीब रिज़ल्ट था इस बार, और पिछली दफ़ा से एग्ज़ाम भी टफ था, जो कि सब कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इस बार नंबर भी उन्होंने शो कराए, जो कि नहीं करवाते थे, सबके नंबर शो करवाए उन्होंने। पिछली दफ़ा भी जिन्होंने दिया था पास हुए थे, उनके भी नंबर शो हो रहे हैं वेबसाइट पे। तो 7,000 समथिंग स्टूडेंट थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 1400 या 1500 स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट, सॉरी कह रहा हूँ, क्रैक किया एनआरई स्टेप वन, जिसमें से कुछ बीडीएस के थे, कोई 30 40, और बाकी सारे एमबीबीएस वाले थे। तो उसमें कुछ बुक्स होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, और कुछ आपका कोई आपका मेंटोर होता है, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहा होता है, आपको पढ़ा रहा होता है, आपको समझा रहा होता है। कोशिश ये करें कि आप वहाँ जब बैठे हैं ना, तो वहाँ से आप 2 3 किताबें तो लाजमी पढ़ें, ठीक है।
बेसिक्स को आप छोड़ दें, बेसिक्स का टाइम नहीं है, क्योंकि बेसिक्स अगर मैं ये बेसिकली लास्ट ईयर वालों के लिए और उससे पहले वालों के लिए बात कर रहा हूँ, जो एक साल और पहले फिफ्थ ईयर वाले या सिक्स ईयर भी होता है ना वहाँ पे, सिक्स ईयर वाले या फिफ्थ ईयर वाले या फोर्थ ईयर वाले हैं। तो आपके पास अब है इस टाइम दो किताबें, ठीक है। एक आपके पास है अपनी फर्स्ट एड हो गई और आपके पास होगी CK2, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है, इसमें आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपके पास नेक्स्ट हो गई, तो भाई नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं चीज़ें लाइक पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी आ जाती है, ठीक है। बेसिकली बेसिक्स वैसे करनी चाहिए, लेकिन अब जैसे कि टाइम नहीं है तो उसमें फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि उसके MCQs इतने ज़्यादा नहीं आते। आर्ट्स आते हैं, किसी में 5 आते हैं, किसी में 4 आते हैं, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें ना लिंक्ड होती हैं, बाद में आपको वो करनी चाहिए। जब आप एक दफ़ा एग्ज़ाम से गुजर जाए ना, तो आप ये ना सोचें कि मैं नहीं करूँगा, अब तो हो गया एग्ज़ाम और इस तरह से नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब टाइम जो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने बेसिक्स जो थी ना वो सेकेंड ईयर में कर ली थी, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में कुछ की थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपको पता है वहाँ पे किस तरह से होता है, वहाँ पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिजिक्स, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उनका अपना एक पैटर्न है, तो हमें फॉलो करना पड़ जाता है, हमारी मजबूरी होती है। तो उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, कह सकते हैं कि 40 to 30% मैंने की थी थर्ड ईयर तक, ठीक है। और और उसके बाद जो है ना फिर आप, मैं ज़ाहिर है उसकी तरफ आऊँगा, अपने पॉइंट की तरफ। तो जो कब से मैं नहीं आ रहा, तो मैं अब बताता हूँ, क्योंकि और बहुत सारी बातें ना बीच में आने लग जाती हैं। उसके बाद फिर हम NRE स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो आपका दूसरा स्टेप है जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल NRE स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। तो उसमें फिर ये है कि आपने जो है ना ये किताबें पढ़नी है वहाँ पे, और अपने साथ साथ कोई भी अपना मेंटोर लाजमी अपने साथ साथ, अब क्योंकि आप ज़ाहिर है किताब खोलेंगे, अगर समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, और तो फ़ायदा नहीं है ना फिर किताब, फिर तो वो रट्टा हो गया, और रट्टा MBBS में चलता नहीं है, ठीक है, और आप चला भी नहीं सकते, क्योंकि FSC का सिलेबस या मैट्रिक का सिलेबस तो है नहीं है, ठीक है। और ना उस तरह की बातें हैं FSC मैट्रिक वाली। तो फिर ये है कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है, आपको कोई ना कोई पढ़ाने वाला हो जो आपको समझा रहा हो, आपको बाय वीडियो समझा रहा हो या फिजिकल आपको क्लासेस दे रहा हो। तो मैं इसमें रिकमेंडेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अपना उनको मेंटोर समझता हूँ। और मैंने वैसे काफ़ी लोगों के लेक्चर्स वगैरह सुने थे, और मतलब जब मैं वहाँ पे फिफ्थ ईयर में था और सिक्स्थ ईयर में था, तो उसमें यह है कि डॉक्टर सादिक अली साहब जो है ना मेरे मेंटोर हैं, और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उनसे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त गाइड करेंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है ना NRE फर्स्ट स्टेप और स्टेप 2 दोनों के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और उनके पास तकरीबन, अगर PMDC में कुछ 800 स्टूडेंट्स पोस्ट पास हुए हैं, तो तकरीबन 200-300 स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जो उनकी फर्स्ट स्टेप से होते हैं, और बाकी 300 तक होते हैं। बाकी स्टेप 2 में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा उसके लिए जो है ना, सॉरी, उसके लिए ये होता है कि वो उसमें से तकरीबन, इस बार मैं स्टेप 2 के लिए तकरीबन 8 से 9 दिन मैं उनकी अकेडमी में गया था, लास्ट जो रहते थे ना 8-9 दिन। तो उसमें ये था कि तकरीबन अगर 1200-1300 स्टूडेंट अपेयर हो रहे थे, तो तकरीबन 500 से 400 सर सादिक की अकेडमी से जो है ना वो तैयारी कर रहे थे, और कुछ ऑनलाइन कर रहे होते हैं, कुछ फिजिकल कर रहे होते हैं, क्योंकि NRE स्टेप 2 थोड़ा जो है ना प्रैक्टिकल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। तो ये किताबें जो मैंने आपको बताई, एक फर्स्ट एड USMLE फर्स्ट एड होगी, अपना USMLE CK2 होगी, ये आप कर लें, साथ जो है ना पैथोमा कर लें, ठीक है। और जो है ना सर्जरी अगर आप कर सकते हैं, तो आप जो है ना कोई भी अच्छी किताब सर्जरी की कर लें, ठीक है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसका टाइम वो बहुत लेंथी हो जाती है फिर ना। तो बेहतर है कि कोई सर्जरी के नोट्स कर लें, या आप अपने खुद नोट्स बना लें, क्योंकि जब आप किसी मेंटर से लेक्चर, सॉरी, किसी सर से या किसी प्रोफेसर साहब से, या आपने जो आपको आपका मेंटोर है, आप उससे लेक्चर लेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगी। आप आपके नोट्स बनेंगे, साथ साथ किताबें होंगी, साथ साथ आपका अपने MCQs की प्रैक्टिस वगैरह होगी, तो वो आपको अच्छा होगा। फिलहाल MCQs की प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है, मेरा ये है। बाकी लोग कहते हैं कि साथ साथ करनी चाहिए प्रैक्टिस वहाँ पे भी, क्योंकि MCQs की प्रैक्टिस के लिए एक सेपरेट टाइम डिसाइडेड है ऑलरेडी, जो है ना आपके पास होगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान आएंगे ना डिग्री लेके, तो कम से कम आपके पास 4 महीने तो होते ही होते हैं, जब जो आप अगर आप बैठ गए ना 4 महीनों में, और आपने वहाँ से जो कुछ गेन किया है वो आपका मिक्स हो जाता है, साथ नोट्स हो जाते हैं, साथ आपकी MCQs की जो प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो अगर आप कंसिस्टेंसी आपने की उन 4 महीनों के अंदर अंदर, तो
इंशाल्लाह जो है ना आपका स्टेप 1 क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ जो आपने किताबें पढ़ी हुई हैं 2, और जनरल पैथोलॉजी हो गई, और साथ जो है ना सर्जरी अगर की आपने नोट्स कर ली है डॉगर से, आप अगर आपने थोड़ी सर्जरी पढ़ ली है और आपने साथ साथ नोट्स बना लिए हैं अपने, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप कंसिस्टेंसी से बैठेंगे ना 3 से 4 महीने, तो इंशाल्लाह स्टेप 1 हो सकता है, हो जाएगा बल्कि इंशाल्लाह। और इसमें जो एमसीक्यूज़ के लिए हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑनलाइन एमसीक्यूज़ की काफ़ी सारी ऐप्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने तो डॉक्टर सादिक अली की ऐप एंड पे की थी एक डेढ़ महीना। उसके अलावा मैं जो है ना एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना डॉक्टर हाफिज़ आतिफ़ की जो किताब है फर्स्ट अपना एनआरई मेड इजी के 2 वॉल्यूम हैं, ठीक है, ये मेरे सामने ही पड़ी है। ये तो खैर स्टेप 1 की, ये स्टेप 2 की किताब है, और ये भी मैंने ली थी लेकिन इससे मैं कर नहीं पाया क्योंकि डॉक्टर सादिक अली के जो नोट्स थे ना, और उससे ही हेल्प आउट हो गया था सब कुछ एनआरई स्टेप 2 में। तो ये बेसिकली एक वॉल्यूम 1 है, और ये जो है ना इसका अपना वॉल्यूम 2 है, ठीक है। तो ये 2 किताबें आपने करनी है एमसीक्यूज के लिए, लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि नम्स के पैटर्न से एमसीक्यूज आ रहे हैं 3 सालों से, तो आगे आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि वही पैटर्न ही चलेगा नम्स का। तो ये हो गया एनआरई स्टेप 1 के हवाले से, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने एनआरई स्टेप 2 की तरफ, जो कि मैं एक्सपीरियंस से अपना बताऊँगा। और एनआरई स्टेप 1 ये होता है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपका हाथ पड़ जाता है एकदम एमसीक्यूज के ऊपर। जब आप वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लगती है ना, जो बड़ी खतरनाक होती है, वो आपको फिर ना इजी लगने लग जाती है, और आप मैनेज कर लेते हैं टाइम से। वहाँ पे टाइम भी 3 घंटे 10-15 मिनट होते हैं, तो उसमें आपका हो जाता है। 5-10 मिनट मेरे तो बच गए थे, लेकिन कुछ लोगों के होता है कि वो आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। जो आप जहाँ से आप वीडियोस वगैरह देखेंगे ना, जहाँ से आप तैयारी करेंगे, वहाँ से आपको अच्छी खासी गाइडेंस इस हवाले से मिल जाती है। और जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ऐप्स के थ्रू या किताबों से, तो आपको तब भी आइडिया हो जाएगा। तो उस हवाले से मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आता हूँ, एनआरई स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। ये भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आज इसका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया तो मैं जो है ना लाजमी इस हवाले से वीडियो बनाऊंगा और लोगों को बताऊंगा, उसके उसके हवाले से कुछ उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। किसी का कोई मतलब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही होती हैं दिमाग को ना, किसी और बंदे को, तो वो अगला अगर एक बंदे को वो चीज़ पता है तो क्यों ना वो शेयर की जाए। और मैंने कि जैसे पहले भी बोला, मेरा कोई मकसद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब हर बंदा जानता है कि कैसे हर चीज़ करनी है और किस तरीके से। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब मेरा था कि मैं कर देता हूँ अपना, और थोड़ा सा लोगों को अगर इससे फ़ायदा हो जाता है या इन्फॉर्मेशन थोड़ी मालूमात में उनकी इजाफा हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो बेसिकली एनआरई स्टेप 2 के हवाले से मैं बताऊंगा, वो इतनी लंबी तैयारी नहीं है। उसमें अगर आपने हाउस जॉब की हुई है तो वो तो परफेक्ट है, ठीक है, उसमें आपको इतना तंग नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने हाउस जॉब नहीं की हुई, जैसे मैंने नहीं की हुई हाउस जॉब, अभी मैंने करनी है स्टार्ट, तो उसमें ये होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको। 20 से 15 दिन आप कह लें कि आपको देने पड़ सकते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि 8-8 घंटे या इस तरह से, मतलब आपका एक पैटर्न होगा। जो कि एनआर स्टेप 1 में कंसिस्टेंसी आपकी होती है 3-4 महीनों में, जो लास्ट आपके एग्जाम से पहले वाले होते हैं। तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर सादिक अली ही की मैंने जो है ना अपना ऑनलाइन एक सब्सक्रिप्शन ली थी कुछ दिनों के लिए। वैसे मैंने ऑफलाइन क्लासेस का ही सोचा था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मुझे ना प्लान्स कुछ चेंज हो गए थे, तो मुझे कहीं जाना पड़ गया था। तो मैं जो है ना रशिया चला गया था, आपको अब इंशाल्लाह वो भी आगे व्लॉग आएगा उसके हवाले से। तो फिर जो है ना मेरे पास बाकी 8-9-10 दिन रह गए थे, तो मैंने उनका ऑनलाइन जो कोर्स था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। वहाँ पे भी कुछ सुना था, उसके अलावा घर में भी मेरे पास 5-6 दिन थे, तो उसमें मैंने कर लिया था। आखिरी कुछ 3-4 वीडियोस थी जो मैंने, तकरीबन 5-6 बल्कि वीडियोस थी जो मैंने पाकिस्तान आके सुनी थी। उसके बाद मैं वहीं एकेडमी में, उनकी पिंडी में एकेडमी है, वहीं चला गया था। तो वहाँ पे जो है ना उन्होंने, वहाँ पे सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे आपके 3 मैंडेटरी स्टेशन होते हैं, और टोटल हमारे पास 25 स्टेशन होते हैं, जिसमें से 5 रेस्ट स्टेशन होते हैं और 20 होते हैं हमारे पास दूसरे स्टेशन। उनमें से 20 में से 3 मैंडेटरी होते हैं। अभी मैं 5 रेस्ट स्टेशन को बिल्कुल साइड पे करूंगा, ये एक अलग बात है। रेस्ट स्टेशन का क्या होता है, वहाँ पे रेस्ट होती है बस 5 मिनट की, आगे फिर नेक्स्ट स्टेशन पे जाना होता है। वो उन्होंने 5 रखे होते हैं, हर 4 स्टेशन के बाद एक रेस्ट स्टेशन होता है, तो उसमें आप चुप करके कुर्सी पे बैठे रहते हो, बस इसके हवाले से मैं आप मजीद बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम 20 स्टेशन की तरफ बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए 3 स्टेशन है मैंडेटरी स्टेशन, जो कि है पीड्स मैंडेटरी, मेडिसिन एंड अलाइड मैंडेटरी, और सर्जरी एंड अलाइड मैंडेटरी, ठीक है।
वैसे तो और भी हैं इनके मेडिसिन और सर्जरी के स्टेशन होंगे, लेकिन वो नॉन मैंडेटरी में आते हैं। तो ये वहाँ पे लेबल बना होता है, जब आप जाते हैं ना एग्जाम में, तो वहाँ पे जब जिस रूम के आगे मैंडेटरी लिखा हो ना, मेडिसिन एंड अलाइड मैंडेटरी, तो यानी कि वो आपका मेडिसिन और अलाइड का मैंडेटरी स्टेशन अब है। इसको आपने सीरियसली मतलब पास करना है, क्योंकि आपने एग्जाम अगर पास करना है ना स्टेप 2, तो आपके मैंडेटरी स्टेशन हर सूरत में पास होने चाहिए। नहीं तो चाहे आप 17 स्टेशन आपके मतलब फुल पास हो, 10 में से 10 नंबर हो आपके, और आपका एक मैंडेटरी फेल हो जाए, और आपके टोटल 200 में से कोई 180 नंबर भी बन रहे हो ना, 190 नंबर भी बन रहे हो, तो अगर आपका एक मैंडेटरी में 5 नंबर लग गया, यानी कि 5 नंबर वाला फेल है, तो 6 नंबर वाला पास होता है। वहाँ पे 60% वाला, वहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया चलता है। तो वो आपका पूरा एग्जाम फेल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस अब आपको शेयर करने लगा हूँ इसमें, कि मेरे साथ क्या मतलब सिचुएशन थी जब मैंने एग्ज़ाम, मेरा 24 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। ये आफ्टरनून टाइम था, जो कि इवनिंग तक चलता है, ठीक है। 3 घंटे का होता है वो भी। तो मैं एग्ज़ाम वहाँ पे पहुँचा, तो CMH पिंडी में एग्ज़ाम होता है, नम्स, ये भी नम्स कंडक्ट कर रही होती है। PMDC ने ना सारे ये NRE जो है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 ये नम्स को दिए हैं फिलहाल। नम्स सारा कुछ मैनेज कर रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, जो सारे CMH को मैनेज करती है। आर्मी मेडिकल कॉलेजेस को सारा कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम उनका मैनेज करती है, वो नर्म्स करती है। तो CMH में पहुंचे, वहाँ पे खैर अभी 1 डेढ़ घंटा पड़ा था एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, अटेंडेंस वगैरह भी नहीं हुई थी अभी स्टार्ट। तो खैर वहाँ पे पहुंचे, उसके बाद आगे जो है ना गए अपना अटेंडेंस के लिए, उन्होंने कॉल की कि भाई बुलाया सबको कि अटेंडेंस स्टार्ट हो गई। अटेंडेंस स्टार्ट हुई मतलब कि आपकी रोल नंबर स्लिप चेक होगी, आपका ID कार्ड चेक होता है, साथ आपका, आपने अगर कोई मोबाइल वगैरह रखा हुआ है साथ लेके गए हैं तो वो जमा कराना होता है। उसके बाद आपका बैग अगर आपने उठाया है, क्योंकि NRE स्टेप 2 में ना कुछ चीज़ें किट होती है, मेडिकल किट, वो आपको लेके जानी होती है साथ, जिसमें स्टेथोस्कोप होता है अपना, उसके अलावा आपका आपका लैब कोट, अपना वाइट कोट हो गया, ठीक है, आपका ट्यूनिंग फॉक हो गया, आपका जो है ना ये अपना हैमर हो गया, उसके अलावा थर्मामीटर, BP अपरेटस, उसके अलावा एक दो और चीज़ें भी होती हैं, मेजरमेंट जो टेप होती है वो भी। तो ये वहाँ पे प्रैक्टिकल में आपके ना एग्जामिनेशन में काम आती हैं। खैर मैं इसको स्किप करता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। खैर वो सब कुछ हो गया, तो वहाँ पे हमें एक जगह पे सबको बिठा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सब बैठ जाते हैं, तो इंक्लूअर्स होते हैं 1 2 3 4 9, अप टू 9 या 10 तक होते हैं। मेरा 9 था, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब सबको डिवाइड कर देते हैं इंक्लूअर में, तो सब एक जगह पे हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर वो एक एक करके ना इंक्लूअर 1 वाले आ जाएँ, 2 वाले आ जाएँ, इस तरह से लेके जाते हैं। तो इंक्लूअर बेसिकली एक हॉल होता है जिसमें छोटे छोटे अंदर रूम्स होते हैं। तो बेसिकली वो OPD कम्प्लेक्स है CMH का, जहाँ पे एग्जाम होता है। OPD बेसिकली वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं उन रूम्स में। तो वो सैटरडे संडे को उन्होंने ज़ाहिर है ऑफ होता है, तो वहाँ पे एग्जाम होता है ना, PMDC के लिए जो है ना कंडक्ट करवाती है। तो खैर उसके बाद जो है ना अब जी हमारी बारी आ गई। मतलब उन्होंने कहा जी ना 9 इंक्लूअर वाले आ जाएं, तो हमें लाइन उन्होंने बनवाई, और हमें जो है ना लैब वाइट कोट वगैरह सब कुछ पहने हुए थे अपना। तो खैर हम पहुंच गए अपना इंक्लूअर में। वहाँ पे मैं बाहर, उन्होंने अपने रोल नंबर के हिसाब से बिठाया, अपने बाहर इंक्लूअर से भी बाहर बैठे हैं, अभी हम अंदर नहीं गए। तो अंदर जाने का ये सीन था कि हमें सब कुछ नज़र आ रहा था, शीशे लगे हुए थे ना, तो हमें नज़र आ रहा था कि कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ लोग अंदर स्टेशन में बैठे हैं। टोटल 20 स्टेशन थे, और जिसमें से जो है ना 5 करें तो 25 हो गए रेस्ट स्टेशन। तो खैर अभी पहला एक्सपीरियंस हुआ, मुझे उन्होंने भेजा, एग्ज़ाम स्टार्ट, घंटी बज गई। अभी घंटी नहीं बजी, बल्कि अभी उन्होंने बोला कि इनको बिठाओ स्टूडेंट्स को ना। तो हमें, मेरा पहला पहला स्टेशन था, तो मुझे उन्होंने जो है ना, आगे से एक फीमेल बैठी थी डॉक्टर, तो उन्होंने एक्सरे जो है ना मुझे दिखाया। और एक्सरे का स्टेशन था मेरा पहला पहला, वो जो था ना अपना शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर था उसको ना। तो वो डायग्नोस करने के नंबर होते हैं कुछ, फिर उसकी ट्रीटमेंट के कुछ काज के, और कुछ जो है ना मैनेजमेंट के नंबर होते हैं। तो मैंने उसको अच्छे तरीके से बताया सब कुछ ना। तो उसने एक दो क्वेश्चन मेरे से पूछे, जिनमें से मुझे 3 4 क्वेश्चन बल्कि पूछे उसने मेरे से ना, जिसमें से 2 3 के मैंने जवाब दिए, एक का मैं जवाब नहीं दे पाया था, मुझे याद है। तो उसने उस टाइम बेल बज जाती है वहाँ पे, एक बंदा बाहर से बेल बजाता है, तो आप 5 मिनट आपके एक स्टेशन के होते हैं, तो 5 मिनट बाद फिर आपने दूसरे स्टेशन पे चले जाना है। खैर उसके बाद मेरा रेस्ट स्टेशन आया, तो मैं रेस्ट स्टेशन पे जाके थोड़ा 5 मिनट मैंने पानी शानी पिया। वहीं पे एक चेयर लगी होती है, पानी खुद वो आपको दे देते हैं, तो वो मैं थोड़ा सा एक दो घूंट भरे। उसके बाद फिर मेरा जो दूसरा स्टेशन था ना, तो वो था मेरा काउंसलिंग का स्टेशन। वहाँ पे एक केस लिखा हुआ था, उसमें था कि पेशेंट जो है ना तीसरी बार हाई शुगर के साथ हॉस्पिटल आ रहा है, और ये इसको डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 है, और ये जो है ना इसकी एज 24 है,
और ये जो है ना बार बार आ जाता है और अपनी इंसुलिन प्रॉपरली नहीं करता, जिसकी वजह से इसको तीसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, हाई ब्लड शुगर की वजह से। तो आप इसको काउंसल करो कि ये इंसुलिन लगाए, नहीं तो इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो मैंने ज़ाहिर है उसको वहाँ पे जो है ना फेक पेशेंट्स होते हैं, रियल नहीं होते, तो उन्होंने बंदा बिठाया हुआ था वहाँ पे, वार्ड बॉय टाइप और कैंटीन वाले, तो इस तरह से वो ले आते हैं कोई ना कोई एक बंदा। तो उन्होंने वहाँ पे बिठाया हुआ था, वहाँ पे जो है ना मैंने उसको स्टार्ट किया, नाम वगैरह अपना बताया, इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, ठीक है। तो मैंने उसका नाम पूछा, उसकी एज वगैरह। तो मैंने उससे पहले पहले यही पूछा कि आपका क्या मसला है, क्योंकि आपको अगर मसला पता भी हो ना तो पेशेंट से एक दफ़ा लाजमी पूछना है आपने कि क्या मसला है आपका। तो वो उसने बताया कि जो है ना शुगर का मसला है ये वो। तो वो ज़ाहिर लेमन लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं ना। तो फिर मैंने उसको बोला, तो उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब मुझे सुई से डर लगता है, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। तो ज़ाहिर है वो आपको थोड़ा वहाँ पे ना वो पजल कर रहा होता है बंदा, जो उन्होंने बिठाया था ना उसको प्रॉपर ट्रेन किया हुआ होता है उन्होंने। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये है इस तरह से हो जाएगा, नहीं तो फिर इस तरह से हो जाएगा, आपको जो है ना यहाँ पे आपकी टांग काटनी पड़ सकती है, एम्पुटेशन आपकी जो है ना फुट एम्पुटेशन हो सकती है, आपकी ये गैंग्रेन जो है ना हो जाएगा, फैल जाएगा और इस तरह से। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब मेरे घर वालों में 2 बंदों को शुगर है, वो तो दवाई से ठीक हो रहे हैं, मैं क्यों दवाई नहीं खा सकता। तो मैंने फिर समझाया, मैंने कहा उसमें फ़र्क है, वो टाइप 2 है उनकी, उसका मैंने पूछा तो वो सब कुछ ना, खैर अभी मैं उससे वो काउंसलिंग कर ही रहा था ना, तो वो ऐसे जी 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 डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कर रहा था, तो घंटी बज गई। खैर सर बैठे थे, उन्होंने नंबर लगा दिए। नंबर आपको नहीं नज़र आ रहे थे, कुछ लोग कहते हैं नंबर नज़र आ रहे होते हैं, कुछ इंक्लूअर्स में लोग कहते हैं कि नंबर हमें नज़र आ रहे थे हमारे जो लोग, लेकिन हमारे इंक्लूअर में ना उन्होंने आगे वो रखा हुआ था, गत्ता रखा हुआ था। तो वो ऐसे करके ना नंबर लगा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था नंबर कितने लग रहे हैं। क्या ये नॉन मैंडेटरी स्टेशन थे 2 मेरे। इसके बाद मेरा आया फिर नॉन मैंडेटरी, जिसमें था आई ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में स्टेशन था, जिसमें एक पिक्चर दिखाई उन्होंने, ठीक है। उसमें उसमें उसका पहले तो डायग्नोस करना है, उसके बाद उसकी काजेज, उसके बाद उसकी अपना क्लासिफिकेशन और उसकी ट्रीटमेंट थी। 4 चीज़ें थी उसके, 2 2 3 3 नंबर थे, 10 नंबर टोटल होते हैं। तो उसमें मेरा ट्रैकोमा आया हुआ था। ट्रैकोमा मतलब आंखों में जो होता है ना एक अपना बैक्टीरियल जो है ना इन्फेक्शन होती है, तो उसके बारे में मैंने डायग्नोस किया। फिर उसकी जो है ना काज, उसका बैक्टीरिया जो है वो बताया मैंने। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन बताई, उसके बाद उसने ट्रीटमेंट पूछी, मैंने ट्रीटमेंट बताई। तो उसने मेरे नंबर लगा दिए और 5 मिनट से पहले पहले मैं थोड़ा फ्री हो गया, 1 मिनट बच गया, तो उसने थोड़ी बहुत गपशप ऐसे की। मतलब वो नॉन मैंडेटरी वाले ना थोड़े चिल होते हैं, मतलब आपको थोड़ा ना चिल कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रेस वाला माहौल होता है, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, और मतलब बॉडी हीट अप, मतलब इस तरह से ना एक अजीब सा प्रेशर होता है। तो वो थोड़ा ना चिल कर, अब मैंने देखा सामने ना, मुझे थोड़ा नजर आया अगला स्टेशन मेरा कौन सा है, वहां पे देखो मैंडेटरी पीड्स लिखा हुआ है। तो ना थोड़ा सा ना सांस वो हो गया, मतलब बैठ गया कि भैया मैंडेटरी स्टेशन आ गया। तो अब पीड्स का, वो भी फेमस पीड्स, यानी कि पीड्स में लोगों को फेल किया जाता है, मैंडेटरी में बहुत फेमस है। तो मैं अब ज़ाहिर है थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। इंटर होने से पहले अभी ना मैं इंटर नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं इंटर हुआ ना, मैंने कहा कुछ नहीं होता यार, जो होगा ना देखा जाएगा, बस ठीक है। बस वो वहाँ पे मैम बैठी हुई थी, एक प्रोफेसर साहिबा बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने वो थोड़ा ना एंग्री फेस बना के बैठे होते हैं मैंडेटरी वाले, वो उनको शायद इंस्ट्रक्शंस होती हैं या इस तरह से होता है। तो अब सलाम किया, मैं बैठ गया। उसने जी केस दिया मुझे। उसमें केस में था कि भाई एक बच्चा है, उसको 10 महीने का, उसको बुखार है 20 दिनों से, साथ साथ जो है ना उसको 5 6 स्टूल्स आ रहे हैं डेली, डायरिया की तरफ जा रहा है बच्चा। मतलब उसमें लिखा नहीं हुआ था डायरिया की तरफ जा रहा है, मैं मतलब डायरिया की तरफ मुझे लेके जा रही है ना वो क्लिनिकल केस जो था। और नीचे उसका जो है ना ड्राई स्केली स्किन है, और उसके अलावा जो है ना उसका जो हाइट है वो इतनी परसेंटाइल से कम है, तो एज के हिसाब से। तो मैंने उसने कहा कि मेरे से हिस्ट्री लो, मैं मदर हूँ उसकी बच्चे की। अब इसमें 2 हिस्ट्रियाँ आ गई थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ एनआरई के स्टेप 2 में जिसमें 2 हिस्ट्रियाँ आ गई हों। कम या पीड्स में आपका डायग्नोस आता है, या हिस्ट्री आती है, या काउंसलिंग काउंसलिंग आती है, ठीक। काउंसलिंग भी बड़ी मुश्किल आती है, या वैक्सीन आती है, ठीक है। इसमें आ गए 2 हिस्ट्रियाँ, क्योंकि एक डायरिया की हिस्ट्री बन रही है और साथ बच्चे को मेल न्यूट्रिशन की मसला भी है। अब मैंने स्टार्ट किया डायरिया से, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये वो जी आप बच्चे की क्या है, माँ हूँ, ये वो। तो बच्चे की उम्र, क्योंकि फिर आप हर चीज़ आपने पूछनी होती है। तो उसके बाद खैर मैंने डीडीज बनाए वहाँ पे बैठ के। तो उसने कहा नहीं ये भी है, ये भी, हाँ जी वो सीलिएक डिजीज़ की तरफ थोड़ा सा लेके जाने की, लेकिन वो नहीं मतलब पॉसिबल हो रहा था, जैसे वो ना 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 कर रही थी कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी। फिर कभी हाँ थोड़ा सा ये होता है, ये फिर खैर मैल न्यूट्रिशन की हिस्ट्री की तरफ मैं गया।
तो अभी मैं ले ही रहा था मेल न्यूट्रिशन की हिस्ट्री के, भाई बच्चे को कोई जो है ना ये तो नहीं है अपना सूजन वगैरह पाँव पे टांगों पे ये वो, तो उसका कोई फेस जो है ना इस तरह से, मैं खैर मेल न्यूट्रिशन के हवाले से जैसे चीज़ें होती हैं मैं पूछ ही रहा था ना, तो घंटी बज गई अभी ना। अभी मैंने और चीज़ें सोच ली थी माइंड में जो मैंने पूछनी थी, मुझे ना थोड़ी वहाँ टेंशन हो गई कि घंटी बज गई और मैंने अभी 3-4 चीज़ें और पूछनी थी। खैर उसने मुझे कहा ठीक है, उसने नंबर लगाए होंगे, मुझे नहीं पता कितने नंबर लगाए होंगे। मैं थोड़ा सा ना वहाँ बैठ गया, मतलब मेरा माइंड ना वहाँ पे थोड़ा सा ना ये हो गया कि पता नहीं कितने क्या मैंने गलत गलत तो नहीं कुछ बोला होगा मैंने, लेकिन जबकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक बोला था। और मेरा ये मेरे माइंड में बैठ गया कि मैंने 3-4 चीज़ें पूछनी थी लेकिन घंटी बज गई। अभी अब क्या करें, दो हिस्ट्रियाँ जो आ गई हैं, एक बच्चे को दो प्रॉब्लम्स हैं और दोनों की हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि आप अगर एक मिस कर गए तो गया मैंडेटरी स्टेशन, ठीक है। मैंडेटरी फेल यानी कि पूरा एग्ज़ाम फेल, तो एक मैंडेटरी फेल तो पूरा एग्ज़ाम फेल हो जाता है। तो खैर अब नेक्स्ट नॉन मैंडेटरी पीड्स था, ठीक है। तो उसमें हिस्ट्री आई हुई थी उसकी, सॉरी क्लिनिकल केस आया हुआ था हीमोफीलिया का ना, हीमोफीलिया ए का। तो वो डायग्नोस करना था उसकी जो है ना, काज बतानी, ये मतलब सारा कुछ था उसकी जो है ना, अपना ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ। खैर वो सर थे वो जो है ना, उन्होंने कोई मतलब चिल थे, उन्होंने सही उन्होंने मतलब 2-5-4 मिनट में मैंने कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने 1 मिनट बस यही बोला कि रिलैक्स रहना, कोई मसला नहीं है ये वो, तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेशन दिया मतलब। तो उसके बाद घंटी बज गई, तो नेक्स्ट स्टेशन की तरफ मैं आ गया। नेक्स्ट स्टेशन था मेरा ईएनटी का ना। तो ईएनटी में बेसिकली एक मैम बैठी थी वहाँ पे, तो उन्होंने एक पिक्चर दिखाई, ठीक है। उसमें था फॉरेन बॉडी थी ना, तो फॉरेन बॉडी बेसिकली एक्सरे था फॉरेन बॉडी का वो। तो उसमें यही बताना था कि ये इसको जो है ना अपना बच्चे को जो है ना सांस नहीं आ रही और मतलब ख़त्म होती जा रही, कि ये किस तरफ जा रहा है फॉरेन बॉडी, ट्रैकिया की तरफ। तो मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी थी, उसमें भी खैर हो गया सब कुछ अच्छा ना। तो उसके बाद फिर घंटी बज गई। फिर मेरे ख्याल से मेरा जो है ना नेक्स्ट स्टेशन था अपना, कोई एग्जामिनेशन के हवाले से था। हाँ मेरा नेक्स्ट स्टेशन तो था ना, वो था सेरिबलम। सेरिबलम की जो है ना एग्जामिनेशन थी वो, मतलब एक एग्जामिनेशन करनी होती है आपने, अपर लिम की भी आती है थोड़ी सी उसमें, लोअर लिम की भी आती है, और आपने उसके गेट वगैरह चेक करने थे ये वो सब। तो मैंने हर चीज़ सही तरीके से की, मैंने कंसेंट वगैरह ली, सब कुछ किया। तो उसके बाद खैर अभी कर ही रहा था, लोअर लिम पे ही पहुंचा था, थोड़ा सा कर, तो फिर बेल बज गई। तो वो मुझे उस तरह से तसल्ली थी कि मैं अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ आ गया। नेक्स्ट मेरा स्टेशन था जी पेरिकार्ड, अपना सॉरी, हाँ इस फेशियल नर्व एग्जामिनेशन था बल्कि, हाँ। वो ये भी उसमें आते हैं अपना, मेडिसन और अलाइड में आते हैं, नॉन मैंडेटरी में आते हैं। तो उसमें आगे जी गया मैं, तो वहाँ पे एक सर थे साथ, उन्होंने पेशेंट बिठाया हुआ था। और जो सैरिबलम वाला था ना, वो तो मैंने आपको, बहुत ही मज़े का बंदा था उस, जो पेशेंट था ना वो बेसिकली एक्टिंग कर रहा था और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा था, ठीक है। वो एक अलग मतलब चीज़ थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना आपको वो करते हैं। लेकिन अच्छा था, नॉन मैंडेटरी में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है आप सबका, क्योंकि वो लोग आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी, और आपको जो है ना गाइड भी कर रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा, पॉइंट्स भी थोड़े थोड़े बता देते हैं आपको ना, मतलब बता तो नहीं देते, मतलब इस तरीके से आपको ना हिंट दे देते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ भूल रही होती है तो। उसके बाद खैर फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन की, उसके बाद वो पेशेंट था, वो जो है ना इस तरह से मुंह करके बैठा था ये जगह, बेल्स पाल्सी की तरफ जो है ना कर रहा था इशारा, तो वो उसने वही पकड़ना था कि इसने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। खैर वो सर बहुत अच्छा था, उसने अच्छा मतलब उसने कहा तुमने सही किया है, बहुत ज़बरदस्त एग्जामिनेशन किया। उसने कहा चलो ठीक है, अब घंटी बज गई। तो नेक्स्ट था मेरा जी मैंडेटरी मेडिसन, ठीक है। मैंडेटरी मेडिसन में ना एक ही चीज़ आती है, कोई उसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं, उसमें आती है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसको हम CPR कहते हैं, ठीक है। मेडिसन ये फिक्स है, PMDC एनम्स का एग्जाम जो होता है ना, PMDC का, NRE स्टेप 2 का, उसमें मैंडेटरी मेडिसन हमेशा CPR होती है, ठीक है। CPR कह के ना बड़ा आसान लगता है कि CPR है यार, ये तो ऐसे ऐसे करना है और ख़त्म, बात ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन CPR में अगर आपने एक चीज़ भी फॉलो ना की, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि अगर आप उनमें से अगर आप एक चीज़ भी फॉलो नहीं करते ना, तो CPR में आप फेल, यानी कि मैंडेटरी फेल आपका। तो एग्जाम गया इसका मतलब है। तो अब CPR में मैम बैठी थी एक, वो भी प्रोफेसर साहिबा थी, तो उन्होंने वो आराम से अपनी चेयर पे बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बंदा चलते फिरते कोलैप्स हो गया, वहाँ पे केस पड़ा होता है, लिखा होता है, वो आपने पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो आपको सामने डमी पड़ी है, आपने स्टार्ट कर दो, आपकी मर्जी है। खैर मैंने थोड़ा सा ऐसे नज़र मारी केस के ऊपर, तो उसमें था कि भी बंदा रोड पे चल रहा था और वो कोलैप्स हो गया, और आपने जो है ना उसको अपना फर्स्ट एड जो होती है CPR वो आपने देनी है। तो खैर मैंने अपनी CPR स्टार्ट किया। मैं वाहिद शायद बंदा था CPR वाले स्टेशन में, या उस टाइम में जो मेरा टाइम था 24 तारीख को, और इवनिंग में, इवनिंग में सॉरी,
और उसमें ये था कि मेरे से ना उसने 8 साइकिल करवाए सीपीआर के, ठीक है। सीपीआर में आप सब लोगों को जैसे कुछ पता होगा कि सीपीआर के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करना है, कुछ शोर मचाना होता है, उसके अलावा आपने उसको टैप करना होता है, उसके अलावा उसका माउथ जब अपना माउथ टू माउथ करना होता है तब आपने नोज पिंच करके और चिन लिफ्ट करना, ये सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये आप सीख, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हो जाता है सब कुछ। खैर उसने जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, मुझे जो है ना, खैर उसने, मैं अब स्टार्ट कर दी सीपीआर अपना, मैंने गिन भी रहा था साथ साथ में उसको जो है ना। फिर 5 साइकिल के बाद आपने दोबारा रीअसेस करना होता है ब्रेथ को, और जो है ना अपना कैरोटॉइड पे जो है ना पल्स भी चेक करके ना। तो मैंने 5 साइकिल किए, मैंने कहा अब तो बस कराए। बस फिर 3 साइकिल और करने पड़ गए। अब जाहिर है जब तक उसने रोकना नहीं था मैंने तो रुकना नहीं था, तो जाहिर है मैं करता रहा करता रहा। अब पूरे 8 साइकिल हो गए थे और उसने कहा कि बेल बज गई है, मुझे भी आवाज़ नहीं आई बेल की, और मतलब मैं तो उधर मसरूफ़ था ना। तो बस बेल बज गई और उसने कहा कि ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसने क्या नंबर लगाए हैं क्या नहीं, मैं आके ना रेस्ट स्टेशन था, मैं उस पर बैठ गया, ठीक है। तो रेस्ट स्टेशन पे बैठ गया मैं। उसके बाद ये हुआ कि 5 मिनट बाद फिर जो है ना बेल बजती है, और फिर जो है ना मैं अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेशन था ना, वो जो है ना पेरिकार्डियल एग्जामिनेशन आई हुई थी, पेरिकार्डियम की ना। तो पेरिकार्डियम बेसिकली अपना चेस्ट एग्जामिनेशन को भी उसमें काउंट करते हैं, तो वो मैंने एग्जामिनेशन की अच्छे तरीके से। उसमें अपना सैनिटाइज करना था और नॉन मैंडेटरी था ये पेरिकार्डियल, मेडिसन उसमें होता है, ये भी मेडिसन और अलाइड में था, नॉन मैंडेटरी। तो उसमें मैंने प्रीकार्डियल एग्जामिनेशन की, वहाँ पे पेशेंट जो था वो जो एक्टर होते हैं वो लेटा हुआ था, तो उसकी मैंने एग्जामिनेशन की, कंसेंट वगैरह ली, अपना इंट्रोडक्शन दिया उसके, उसके बाद उसकी की। और बस सर ने मेरे ख्याल से अभी सवाल पूछने ही वाले थे कोई, मैं एग्जामिनेशन कर चुका था 3 मिनट बाद, तो उसने, सर ने कोई सवाल पूछा था, पता नहीं क्या, मेरे मुझे याद नहीं आ रहा वो, मैंने उसका आंसर किया तो सर ने कहा ओके गुड। तो सर ने मतलब थे ना नंबर लगा दिए थे मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितने नंबर लगे थे। तो मैं, घंटी बज जाती है, मैं अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चला जाता हूँ। क्या, नेक्स्ट स्टेशन मेरा मेरे ख्याल से था अपना डर्माटोलॉजी। हाँ डर्माटोलॉजी आती है एनआरई स्टेप 1 2 में, सॉरी। पिक्चर्स होती हैं कुछ आपको दिखाई जाती हैं, जो कि चंद 30-40 पिक्चर्स होती हैं जो आपको एनआरई स्टेप 2 के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं, तो आप उनमें से ही कोई एक पिक्चर आई होती है। खैर है ना, डर्माटोलॉजी का जो मेरा स्टेशन था ना, उसमें भी फीमेल बैठी हुई थी एक मैम। तो उन्होंने जो है ना, मतलब मुझे पिक्चर दिखाई। अब मुझे समझ ना आया ये क्या है, मैं 3-4 चीज़ों में कंफ्यूज हो गया कि ये भी हो सकता है। मैंने उसको बोला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, कहती है नहीं। मैंने बोला मेलानोमा, कहती है मेलानोमा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसे किया, मैं कहती है ये वो तो ब्लैक होता है, मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ ब्लैक होता है। मैं वहाँ थोड़ा पजल हो गया, लेकिन नॉन मैंडेटरी था, चिल था मैं बिल्कुल, वो अंदर से मैं चिल था, मुझे ऐसा ना दिमाग मेरा पीठ पे खड़ा हुआ था पीछे। तो खैर अब उसने फिर मुझे उसने बोला देखो जो है ना नाक से ऊपर है, यहाँ पे था वो ना। तो कहती है नाक से ऊपर है, और थोड़ा हिंट देने की कोशिश की उसने मुझे। मैंने झट से बोला, मैंने कहा बेजल सेल कार्सिनोमा। कहती है, ऐसे उसने मुझे इशारा किया ये कि भाई ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी काजीज टाइप्स, ये वो, मतलब टाइप्स तो नहीं, मतलब ये ट्रीटमेंट। मैंने खैर थोड़ी जितनी आती थी मैंने बताई, घंटी बज गई, ठीक है। उसने, मैं अब नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चला गया। नेक्स्ट स्टेशन में वो भी नॉन मैंडेटरी था, मेडिसिन और अलाइड में था। उसमें था अपना एक बंदे को जॉइंटस है, और आपने उससे हिस्ट्री लेनी है। वो जो सर थे ना वो खुद ही मतलब पेशेंट थे, और उन्होंने बोला मेरे से हिस्ट्री लो। मैंने खैर अपनी जितनी आती थी जॉइंटस के बारे में मैंने पूछा पूछा पूछा, और उन्होंने खुद ऐड भी किया कुछ चीज़ें, वो बीच बीच में ना ऐड कर रहे थे कि ये भी मुझे है, ये भी मुझे है। उन्होंने बोला मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन फिर मतलब वो हिंट दे रहे होते हैं आपको ना। तो खैर अच्छा अच्छा सर थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। उसके बाद घंटी बज गई। मैं हिस्ट्री लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ गया। नेक्स्ट स्टेशन था मेरा ऑब्स का, ठीक है। ऑब्स और गायनी दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन होते हैं। तो ऑब्स में गया तो वहाँ पे जी मैम, एक प्रोफेसर साहिबा मैम बैठी हुई थी, और मतलब उनकी एज होगी कोई 40+, 45+ होगी। तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा कि ये केस पढ़ो। मैंने पढ़ा, उसमें था डिस्मेनोरिया का केस था। उसमें जो है ना पेनफुल अपना मेंस्ट्रुएशन होती है, और जो है ना ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है फीमेल में। खैर उसके बाद जो है ना, मैंने, उन्होंने कहा मैं हिस्ट्री हिस्ट्री लो मेरे से ना, कि मुझे अब है और मैं मरीज़ हूँ, और मेरे से पूछो अपना टीटीज बनाओ, मतलब इस तरह से नहीं बोला टीटीज बनाओ, मतलब उन्होंने कहा मेरे से पूछो सवाल, क्या पूछना है। मैं पेशेंट हूँ, अब मैं टीचर नहीं हूँ तुम्हारी, प्रोफेसर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारी पेशेंट हूँ। मैंने खैर अब, ओ ऊपर से फीमेल में पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था, तो
खैर मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया, मैंने अब 2-3 चवलियाँ मारी वहाँ पे। तो वो बस थोड़ी सी ना स्माइल आई उसकी फेस के ऊपर, तो वो फिर थोड़ा सा ना फिर सीरियस होगी मैम। तो मैं बेसिकली ना पर्सनल हिस्ट्री की तरफ चला गया, अपना उनकी पर्सनल हिस्ट्री। तो मैंने कंसेंट ली पहले कि मैं आपसे कुछ ज़ाती नौयत के सवालात पूछूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है पूछो। तो खैर मैंने उसमें 2-3 चवलियाँ मारी इस तरह की। खैर उन्होंने मुझे बोला ठीक है जाओ, ऐसे उन्होंने मतलब थोड़ा सा ना, अब मुझे उसकी इतना टेंशन नहीं थी, मुझे पता था उन्होंने मुझे पास कर दिया। तो 6 नंबर तो दिए ही दिए होंगे, इतना तो मैंने मतलब कर ही लिया था। तो खैर आगे गायनी का स्टेशन था, गायनी में फिर जो है ना एक लड़की बैठी हुई थी, वो मेरे ख्याल से उसकी एज होगी कोई मतलब यंग सी लड़की थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट तो नहीं थी खैर। तो अब उसने जो है ना केस दिया मुझे, अपना प्री क्लाम्शिया और ई क्लाम्शिया का केस था। उसमें उसने बोला कि पहले तो डायग्नोज करो, मैंने डायग्नोज किया। उसके बाद उसने मुझे बोला मैनेजमेंट मैनेजमेंट बताई। उसके बाद उसने मुझे डोजेस पूछी, मुझे 1-2 तो आती थी मेरे, उसके बाद उसने 2-3 और पूछी, मुझे वो नहीं आती थी। डोजेस मैंने इतनी याद नहीं की हुई थी गायनी में ना। तो मतलब तो उसके बाद खैर वो हो गया। उसका उसके बाद रेस्ट स्टेशन आया। रेस्ट स्टेशन के बाद जी अपना क्या कहते हैं, मेरा अगला स्टेशन था मेरा इंस्ट्रूमेंट का ना। तो इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन था, हाँ नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन नहीं था मेरा, अगला स्टेशन था दोबारा एक्सरे का। उसमें बेसिकली लंग एक्सरे थे ना। तो एक्सरे में उन्होंने मुझे दिया था, एक केस दिया होता है उसके साथ एक्सरे दिखाते हैं। एक्सरे में मैंने थोड़ा सा गलत डायग्नोस कर दिया था शुरू शुरू में, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी केस, उन्होंने उसने मुझे हिंट दी और मैंने जल्दी जल्दी उसी तरफ में चला गया। वो बेसिकली अपना हेमीथोरेक्स था, एक्सरे में नज़र आ रहा था। मुझे लगा न्यूमोथोरेक्स है, लेकिन क्योंकि लिक्विड बहुत ज़्यादा था, सिमिलर एज प्लोरेफियन था, तो मतलब इस तरह से ना थोड़ा सा चीज़ें मतलब कंफ्यूज हो गई। लेकिन उन्होंने सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे हेल्प की और मैंने उसकी फिर हेमीथोरेक्स काजेज बताई और मैनेजमेंट वगैरह हर चीज़ बताई। तो खैर वहाँ पे टाइम थोड़ा बच गया था, 2-3 मिनट ना उस स्टेशन पे। उन्होंने फिर गपशप लगाई मेरे साथ। तो गपशप लगाते हैं वो आपके साथ ना, चिल चिल करते हैं, पूछते हैं कहाँ से है और डिग्री कहाँ से की है और घर मतलब फादर क्या करते हैं वो। तो खैर थोड़े बहुत सवालात होते हैं। उसके बाद फिर मतलब घंटी बजी, फिर मैं नेक्स्ट स्टेशन की तरफ गया। नेक्स्ट स्टेशन जी मेरा था इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पे दिखाया हुआ था अपना जी बैबकॉक फोर्सेप था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट था। तो वो आपने पहले तो गैस करना है कि गैस सॉरी कह रहा हूँ, आपने बताना है कि ये क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट की तस्वीर उन्होंने दिखाई होती है वहाँ, बनाई होती है ना, पिक्चर बनी होती है, तो बताया यूजेस क्या है ये वो। तो बस उसके बाद वो जी वहाँ पे भी 2-3 मिनट बच गए, तो उसमें भी गपशप लगाई सर ने। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जी आगे सामने बोर्ड लगा हुआ है सर्जरी मैंडेटरी। ठीक है, सर्जरी एंड अलाइड मैंडेटरी। अब सर्जरी एंड जो अलाइड मैंडेटरी होता है ना, उसमें बेसिकली एग्जामिनेशंस होती हैं। वहाँ पे पेशेंट उन्होंने जो होता है वो लिटाया होता है और वहाँ पे केस लिखा होता है और वो आपने जो है ना करना होता है, परफॉर्म एग्जामिनेशन करनी होती है आपने उसकी। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि वहाँ पे आपने सैनिटाइज करना है, और जो आपका अप्रोच है आपकी राइट साइड होनी चाहिए। उसके अलावा आपका कंसेंट लेना लाजमी है, अपना इंट्रोडक्शन देना, उसका नाम और एज पूछना लाजमी है। खैर वहाँ पे बेसिकली पेशेंट को था राइट इलेक फोसा का पेन, यानी कि राइट इलेक फोसा यानी कि अपना राइट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है ना अपना, तो उसका जो है ना पेन, तो बेसिकली अपेंडिसाइटिस की तरफ जा रहा था। तो मतलब अपेंडिसाइटिस को इंडिकेट करता है, मोस्टली कॉमन पेन यही होता है इस साइड पे, जबकि और भी इसकी का है अपना वजूहात होती हैं। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो उसमें ये था कि अब उन्होंने मुझे बोला कि इसको पेन है और साथ इसकी abdominal एग्जामिनेशन भी करो और साथ जो है ना इसको राइट इलेक फोसा पे पेन। अब हमें ये पता था कि राइट इलेक फोसा जब पेन आ जाए ना, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रायोरिटी देनी है, राइट इलेक फोसा को। खैर मैंने स्टार्ट किया अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मैंने बोला कि जी आप इस मुआयने के लिए लाजमी है कि आप जो है ना अपनी कमीज़ उतार दें और जो है ना शलवार को थोड़ा नीचे वो, क्योंकि abdominal एग्जामिनेशन का एक क्राइटेरिया है जो कि फिक्स्ड है और प्रोटोकॉल है उसकी यही है। तो अब ज़ाहिर है वहाँ तो नहीं हो सकता ना ये सब कुछ। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर मुझे वाइट शीट चाहिए प्राइवेसी के लिए पेशेंट की। सर ने कहा कि इट्स ऑन यू, मतलब आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहो। मैंने फिर अब ज़ाहिर है सर की बात मैं समझ तो गया, उन्होंने सर मिनिमल एक्सपोजर की तरफ मुझे लेके जाना चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि ओके आप अपनी कमीज़ जो है ना वो ऊपर कर लें छाती तक। तो खैर उसने ऊपर कर ली मिनिमल, मैंने फिर बोल दिया, मैंने कहा आई एम गोइंग विद मिनिमल एक्सपोजर। तो
उसके बाद मैंने सुपरफिशियल की पल्पेशन, फिर डीप की, तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना साइंस चेक की, अपेंडिसाइटिस के 4 साइन जो होते हैं। उसके बाद सर ने अभी मैं अभी कर ही रहा था लास्ट साइन चेक करा, सर ने मुझे वहीं रोक लिया। सर कहते हैं ठीक है जी आपने कर लिया जी, अच्छी बात। फिर सर ने बोला कि हाँ जी क्या आपकी है इंस्पेक्शन आपने की है और क्या आपका जो है ना डायग्नोज। मैंने कहा सर ये साइन पॉजिटिव आए हैं इसके, ये जो है ना एक्यूट अपेंडिसाइटिस की तरफ जो है ना मेरा जा रहा है। और जैसे ही अभी मैं बोला तो सर ने बोला कि आपने साउंड बाउल साउंड चेक कर लिया। मैंने कहा मैं आप कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा बाउल साउंड स्टेथोस्कोप से करने थे, वो तो नहीं करने थे। मतलब सर ने हमें बताया था कि राइट इलेग फोसा पेन में आपने पेन अगर स्पेसिफिक कर दे तो आपने बाउल साउंड पहले चेक नहीं करने। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या था वो मुझे याद है, उसने मुझे बोला एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी करना है। खैर वो सर ना इतना अच्छा था, मतलब उसने ना वो ये नहीं देखा, उसने मेन राइट लेग फोसा को ही पकड़ा हुआ था। तो उसने मुझे बोला ठीक है ओके जी आप ठीक है। उस टाइम ही घंटी बज गई। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, अब आपने जब कमीज होती है ना वो उसके ऊपर कराई होती है। अब अगर आप उसको बोलना भूल गए ना कि आप अपनी कमीज नीचे कर लें, आपके ताउन का शुक्रिया, बस इतना, ताउन का शुक्रिया, अब आपकी मर्जी है बोलो ना बोलो, लेकिन अच्छी बात है बोलना चाहिए। अगर आपने ये नहीं बोला ना, अगर आपने अपनी कमीज नीचे कर नहीं, अपना उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने एंड पे, तो वहाँ पे मैंडेटरी किया आपका समझो फेल। तो मैंने खैर शुक्र है घंटी जैसे ही बजी ना, मैंने देखा उसकी तरफ और मैंने सर की तरफ देखा, मैंने उसको ऐसे जल्दी जल्दी किया, मैंने कहा आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी कमीज अब सीधी कर सकते हैं, ठीक है नीचे कर लें। खैर उसके बाद जो है ना बस मेरा फिर नेक्स्ट स्टेशन था, वो एक हिस्ट्री थी। थायराइड, थायराइड का प्रॉब्लम था बंदे को, उससे हिस्ट्री लेनी थी कि पेन है थायराइड में ना उसको, तो क्या हिस्ट्री डीडीज बनानी थी उसमें। तो वो मैंने थोड़ी, उसमें भी एक दो चवलियाँ मारी थी। खैर वो मैम थी उसने थोड़ा कोऑपरेट किया, वो भी मतलब ठीक गुजर गया। तो उसके बाद मेरा लास्ट स्टेशन जो था ना वो था दोबारा इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन था। उसमें इंस्ट्रूमेंट था एक, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब आई हुई थी मेरी ना, वो भी बहुत अच्छा था। उसने बस एक पूछा, उसने कहा क्या है ये, मैंने कहा ये है ये, कहता ठीक है बैठे रहो। मेरा लास्ट स्टेज उसने गपशप की मेरे साथ, कहता किसी को बाहर रिकमेंड करोगे नहीं करोगे ये वो। मैंने कहा सर मैं तो नहीं करूँगा। तो वो कहता है सुनाओ कितने पैसे लगा लिए ये वो, मतलब इस तरह की गपशप करते हैं। फिर जी अब तो चीले उतारोगे इसके बाद। फिर मैंने कहा अब पता नहीं, अब बहुत अच्छे जैसे बहुत मतलब स्ट्रगल है, जाहिर है पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। MBBS सिंपल तो अब आपको पता है सब लोगों को। खैर ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपको मैंने हाँ स्टेप 2 के हवाले से भी बता दिया, स्टेप 1 के हवाले से भी बता दिया। तो बाकी ये है कि आप लोग जो है ना जो अभी देने वाले हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर्स में हैं वहाँ पे, वो मतलब स्टार्ट कर दें। और अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में आपको FMG को बहुत अजीब सी नज़रों से देखा जाता है जब वो आता है ना और उसके पास कुछ नहीं होता और उसने कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया होता या अभी वो देने वाला होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजमेंट मिलेगी लोगों के बिहेवियर में जब आप करते हैं ना। और मतलब आप एक तरह से इक्वल हो जाते हैं यहाँ के डॉक्टर्स के, मतलब यहाँ के ग्रेजुएट्स के साथ। जबकि देखा जाए तो हम 5 साल 6 साल का सिलेबस एक एक ही एग्ज़ाम में हम देते हैं, ठीक है, हमारे लिए वो टफ होता है, ठीक है। और इनके लिए भी ये वो टफ होगा, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी ऐसे ही मतलब कर लेंगे। जो NRE स्टेप 1 का एक MCQs पैटर्न होता है, ये FCPS पार्ट 1 में हर चीज़ MCQs वाला आता है इनको। ये MCQs का इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते होते पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स, क्योंकि इनके UHS मोस्टली पेपर ले रही होती है। तो उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, SCQs होते हैं, MCQs होते हैं, 1 2 8 9 MCQs होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो वो इनको लिखने का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो हमने सारा सिलेबस एक ही एग्ज़ाम में हमारा डिसाइड होता है कि भाई हमने ये पूरे MBBS का सिलेबस हमने एक 200 MCQs में हमने देना है। और वही फिर आगे स्टेप 2 में हमने वही पूरे MBBS की एग्जामिनेशन कुछ आके उठा के उन्होंने दे देनी है आपको। तो ये सारा सिस्टम होता है। तो खैर शुक्रिया। अभी मैं जो है ना आपसे जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा मेरा ट्रैवल के हवाले से होगा, तो उसमें मैं मुखातिब होऊंगा।